Hi guys and welcome back to another video of Accounts Adda। सो बालकों कक्षा 11वीं की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। और जैसे अपन ने जब बचपन में इंग्लिश की शुरुआत की थी तो सबसे पहले ABCDE पढ़ना शुरू किया था। उसी प्रकार से जब हम अकाउंटेंसी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। जो टर्म्स आज अपन पढ़ेंगे या इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको पूरी अकाउंटेंसी में दिखेंगी। यानी कि जब तक आपका अकाउंट से नाता रहेगा तब तक ये टर्म्स आपके काम आती रहेंगी। और 10-15 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है। जैसे कि अगर आज आपसे कोई ABCDE पूछ ले तो आप बोलोगे पगला है क्या, क्या पूछ रहा है, ये बहुत आसान है। उसी प्रकार से जब भविष्य में आपसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मतलब पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे पगला है क्या, ये क्या पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान है। तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बिल्कुल बेसिक से करते हैं तुम्हारी 11वीं कक्षा के अकाउंटेंसी की शुरुआत। को सबसे पहले एक बेसिक कॉमन चीज समझ लो, वो ये है कि जब भी हम अकाउंटेंसी में धंधे की बात करेंगे तो दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक है बिजनेस और एक है बिजनेसमैन। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेसमैन क्या होता है। कमाल की बात यह है कि अकाउंटेंसी में सब शाणे हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बहुत शाणे हैं। वो क्या कहते हैं कि जनाब धंधा और धंधा करने वाला ये दोनों व्यक्ति क्या है, बिल्कुल अलग हैं। यानी कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि कानून की नजर में जियो लिमिटेड एक अलग कंपनी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंबानी जी खुद की कंपनी से तनख्वाह लेते हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट बात है। आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हो, वो खुद की कंपनी से तनख्वाह लेते हैं। क्योंकि भैया अगर वो खुद की कंपनी में ना बैठ के कहीं और बैठे होते तो भी तो उनको तनख्वाह मिलती। तो ये छोटी छोटी समझदारी हर बिजनेसमैन लगाता है ताकि पैसा बच सके। तो पहला कॉन्सेप्ट अपन ने क्या समझा कि ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं। ये इसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, कोई भी काम करेगा तो वो अलग से दिखाएगा एज कि भाई मैंने किया है तेरे लिए। और ये इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो बिजनेस भी दिखाएगा। अब जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो यहां बिजनेस का मतलब है मेरी किताबें, वो अकाउंट जो कि मैं मेंटेन कर रहा हूं। ज्यादा टिपिकल नहीं लेंगे, एक टर्म्स को समझते हैं। पहली टर्म जो आपको समझनी है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या मतलब? बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो जब भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं ना तो इनका सिंपल भाषा में मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बोलो साहब ये भी नहीं आया, चलो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सर ये भी नहीं आया, चलो एक चीज और लो इसको, मनी रिलेटेड। अब तो आ गया, जैसे ही पैसे की बात करी सबको समझ में आ गया। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ये मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो। मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। यानी दो अलग अलग व्यक्ति जो है वो एक ऐसे इकोनॉमिक इवेंट में यानी मनी रिलेटेड इवेंट में आए हैं दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि इन दोनों के आने से एक अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हुआ। अब सिंपल भाषा में अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस समझाऊं तो भाई मैंने राम से 500 रुपए का सामान खरीदा, तो अब मुझे याद रहेगा क्या कि मैं जिंदगी भर 500 रुपए का सामान राम से खरीदा? क्या मैं जीवन भर इस बात को याद रखूंगा? नहीं रखूंगा। तो इस बात को याद रखने के लिए मैंने उसको अपनी किताब में लिख दिया। इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। लिखने की जो कला है ना वो अपन आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे लिखते हैं, किसको कहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, राम की चीज को कि भाई राम से 500 रुपए का सामान खरीदा, अपनी किताब में लिख दिया। अब किताब में कहां लिखूं? कहीं कोने में लिखूं, कहीं बीच में लिखूं, पेज के नीचे लिखूं, पेज के ऊपर लिखूं? बहुत सारा कंफ्यूजन है, किसके आगे लिखूं, किसके पीछे लिखूं? क्योंकि अगर मैं धंधा कर रहा हूं तो दिन में 50 राम श्याम मोहन सोहन आएंगे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर ये सब रिकॉर्ड किए जाते हैं अंडर अ हेड। हे भगवान मेरी टीम वालों, अ प्लेस टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अंडर अ हेड
इट शोज बोथ अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमें लिखा जाता है कि भाई राम से 500 रुपए लिए। ये दो चीजें बताता है, ध्यान से देखना। एक तो अमाउंट कि भाई 500, डायरेक्शन लिए या दिए, लिए। तो ये क्या है, अकाउंट का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हम राम का नाम लिखते हैं और नीचे ये बताते हैं कि भैया राम से 500 रुपए लिए गए हैं। लेना और 500 रुपए ये दोनों बताया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी चीज, अब देखो, ये तो हो गया बेसिक बेसिक। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जीवन भर काम आने वाली है। क्या बोला अपन ने? कैपिटल। अब कुछ समझदार बालक, अरे हमको तो पता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, तो हमको भी पता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। कैपिटल का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि जब बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हैं, ये दोनों सेपरेट है ना, तो भाई ये पागल थोड़ी ना है जो इसमें पैसे लगाएगा। मैं पैसे एफडी में डालता, 7% का रिटर्न मिलता और पैसा भी मेरा बचा रहता। अगर मैंने मेरा पैसा मेरे धंधे में डाल दिया, मेरे बिजनेस में डाल दिया, तो क्या मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा? तो क्या मेरा पैसा गया? नहीं। समझदार बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जब भी मैं पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी हो गई, मेरी बिल्डिंग हो गई जिसमें रेंट पे ऑफिस चल रहा है, ठीक है, या कोई और लैपटॉप हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, या कोई भी ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं पैसे से लिंक है, मैं जब भी, मैं मतलब बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को देगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, बाय द ओनर कैन बी मनी और मनी वर्थ। देखो, मैं फोकट की डेफिनेशन देके तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा, वैसे तुम्हारी किताबों में भर भर के डेफिनेशन है। अपन सीधा पॉइंट पकड़ते हैं कि यार इसका मतलब क्या होता है। बाकी लिखने में तो अपन एक्सपर्ट है। तो कैपिटल जब भी बोले तो कैपिटल का मतलब वो पैसा या पैसे से रिलेटेड चीज जो कि बिजनेसमैन ने यानी ओनर ने, धंधे के मालिक ने धंधे में लगाया है। वो कभी भी लगा सकता है, साल की शुरुआत में, धंधे की शुरुआत में, साल के मिड में, धंधे के मिड में, साल के एंड में, धंधे के एंड में, कभी भी लगा सकता है, XYZ किसी भी टाइम पे। जब भी वो लगाएगा तो उसको कैपिटल का नाम दिया जाएगा। अब कैपिटल का सर नाम क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस कि भाई कैपिटल नाम देना है? देखो, कैपिटल का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये शाणा है। ये क्या है? शाणा मतलब तेज। तेज होने का तात्पर्य है ये बिजनेस से है ना, इस पैसे को लगाने के बदले मान लो 10 लाख रुपए लगे, तो इस पैसे को लगाने के बदले में हर साल पता है क्या लेता है? इंटरेस्ट। जी हाँ, खुशी की कंपनी से इंटरेस्ट लेता है आदमी। क्यों लेता है सर? टैक्स बचता है ना। इंटरेस्ट एक खर्चा है, खर्चे से टैक्स बचेगा। तो ये अलग से इसलिए दिखाते हैं ताकि वो उसके बदले में क्या ले सके? इंटरेस्ट ले सके, और साथ साथ में ये भी जता सके कि देखो भैया, इतना पैसा कंपनी को, मालिक को चुकाना है। तो भैया पहले आप टैक्स भरोगे या पैसा चुकाओगे? ऑब्वियसली बात है ना, पहले आप अपना पैसा चुकाओगे फिर टैक्स के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या मिलता रहता है? इंटरेस्ट। और इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे दिया गया ब्याज। खैर ये आप 12वीं कक्षा में और डिटेल में बहुत पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना समझो। नेक्स्ट, अगली आती है ड्राइंग। ड्राइंग तो हम बचपन से समझ ही रहे हैं, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? चित्रकला करना। पर यहां पर आज से ड्राइंग का मतलब बदल दो। इन अकाउंटेंसी ड्राइंग का मतलब चित्रकला कभी भी नहीं होता है। सादा भाषा में समझे तो जब धंधे वाले व्यक्ति ने, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला था, तो उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालेगा, यानी बिजनेस भी तो शाणा है ना, ये तेज है तो ये भी तेज है। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसको क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। क्यों निकालेगा? फॉर पर्सनल यूज। देखो, प्रॉफिट अगर हो रहा है कंपनी को, वो प्रॉफिट में बिजनेसमैन लेके जा रहा है तो वो अलग बात है, वो तो उसका हक है। पर भाई मेरे को जरूरत पड़ गई पैसे की, यार घर में शादी आ गई, घर में कुछ और हो गया, तो मुझे 1-1.5 लाख की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? बिजनेस से पैसा ले लूंगा। भाई 1 लाख रुपए मैं पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं। अब पर्सनल यूज के लिए लेने का तात्पर्य क्या है कि मुझे भविष्य में ये पैसा बिजनेस को वापस
चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जैसे बिजनेसमैन तेज है वैसे धंधा भी तेज है कि भाई तू जब पैसा लगा रहा है तो कैपिटल नाम दे रहा है, तो जब मुझसे तू उधार ले रहा है पैसा घर के पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए उसको नाम दे। क्या नाम देगा? ड्राइंग नाम देगा। अब समझो, जब हमने पैसा कैपिटल के फॉर्मेट में लगाया था तो बिजनेसमैन में कंपनी से क्या खाया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी प्रकार से अगर हमारे बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो जब तक वो पैसा वापस नहीं दे देता तब तक उसको क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? जब तक वो पैसा वापस नहीं देगा तब तक उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो पैसा जब लगाया है तो कैपिटल, जब पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। ये ध्यान रखना, जब भी पर्सनल यूज ये वर्ड आपको चमक जाए हमेशा ध्यान रखना क्या लिखेंगे? ड्राइंग। अब एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जरूरी नहीं है वो पैसा निकाले, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो नहीं निकाल रहा हो पैसा, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैंने एक कॉपी ले ली, तो वो भी तो ड्राइंग कहलाएगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो उस सामान की कॉस्ट प्राइस होती है उसको यूज किया जाता है। ये तो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉस्ट प्राइस, गुड्स, ये सारी चीजें जब हम सम अप करके चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज हो गई, हमें तो पहले से पता है ये सारी बात। तो जब भी बिजनेसमैन पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी सामान निकालता है पर्सनल यूज के लिए धंधे में से, तो अगर कोई पैसा निकाला तो पैसे की बात हो ही गई वो तो, और अगर कोई सामान निकाला है तो उसकी कॉस्ट प्राइस काउंट होगी। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में उसने खरीदा था, जब बेचेगा तब की तो बाद में समझ लेंगे। क्लियर हो गया? और ये पैसा कैपिटल में से क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। अब ये एक बेसिक हो गई एबीसीडी। क्या हो गई? ए बी सी डी ई तक हो गई अपनी, मान लो। अब आगे अगर अपने अगले पेज पे पढ़ते हैं ई एफ जी, थोड़ी सी टेढ़ी बट काफी काम की। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आपने ये दो पॉइंट्स लाइबिलिटी एंड एसेट्स इनको ढंग से समझ लिया तो आपको पूरी अकाउंटेंसी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कैटेगराइज ही नहीं कर पाते कि ये लाइबिलिटी है या एसेट है, और अगर लाइबिलिटी है तो कौन सी लाइबिलिटी है, और अगर एसेट है तो कौन सा एसेट है। आज आप इस प्रॉब्लम को यहीं खत्म कर दो, पहले दिन, कक्षा के पहले दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी? चला देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूं लाइबिलिटी, तो इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी। किस चीज की? पैसा चुकाने की। ऑब्लिगेशन टू पे, सिंपल भाषा में। ऑब्लिगेशन को और बोलो तो जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किस चीज की? चुकाने की। तो जब भी बिजनेस ने कोई भी पैसा किसी से उधार लिया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है क्या कि वो वापस चुकाए? बोलो हाँ। जब भी बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा तो क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा चुकाए? बोलो हाँ। जब भी बिजनेस ने कहीं से लोन लिया तो क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका ब्याज चुकाए और मूल भी चुकाए? बोलो हाँ। तो ये सारी चीजें उसकी लाइबिलिटीज में आती है। कैसे में आती है? लाइबिलिटीज। ठीक है? आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा मुझे तेरी कोई लाइबिलिटी नहीं लेनी, मतलब मुझे तेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेनी भाई, तू भाड़ में जा, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे को क्या लेने देना। समझ में आ गया? तो लाइबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। पेबल, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है पेड, एक होती है पेबल। पेड का मतलब दे दिया, पेबल का मतलब देना है। क्या है? देना है। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस को ये पैसा भविष्य में देना है, उसको बोलते हैं उसकी लाइबिलिटी। समझ में आ गया क्या? अब लाइबिलिटी बेसिकली दो लोगों की तरफ होती है, एक तो हो गया हमारा बिजनेसमैन, एक हो गए हमारे आउटसाइडर, मतलब जितने भी किसी से लोन ले लिया, किसी उधार में सामान खरीद लिया, फलाना ढिमका, सारे लोग एक ही मार। तो जब बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है धंधे में, जिसके बदले में वो ब्याज खा रहा है, तो क्या बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है क्या कि भाई तू ब्याज ले और जब बिजनेस के पास पैसे आ जाएंगे तो तेरी कैपिटल भी लेके फ्री करिए?
कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यानी कि जो कैपिटल लगाया है ना, वो भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही है। किसके लिए? बिजनेस के लिए, कि वो बिजनेसमैन को पैसा चुकाए। अब क्योंकि घर घर की बात हो रही है, बिजनेसमैन, मालिक और कंपनी, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। समझ में आ गया? फर्स्ट पार्टी बिजनेस, सेकंड पार्टी होता है बिजनेसमैन, और थर्ड पार्टी होते हैं आउटसाइडर। लिख लो इसको कहीं पे। क्या? नहीं लिखूं? मना कर रहा भाई। फर्स्ट पार्टी होता है आपका बिजनेस, सेकंड पार्टी होता है आपका बिजनेसमैन, और थर्ड और फाइनल पार्टी होती है आपका आउटसाइडर। पार्टी मतलब व्यक्ति, ठीक है ना? तो जब भी आपको बोला जाए कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ध्यान सुनना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मतलब कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइडर के, किसी और बाहर के व्यक्ति की लाइबिलिटी। किसी से उधार लिया है, किसी से सामान खरीद लिया फोकट में, किसी से लोन ले लिया, उसको आउटसाइडर बोलते हैं, वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में। जब भी है सेकंड पार्टी लाइबिलिटी मतलब कौन सी लाइबिलिटी? बिजनेसमैन, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी, यानी कि आपकी कैपिटल। समझ में आ गया क्या? और जो लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर होती है, यानी कि थर्ड पार्टी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। किसी से उधार में ट्रांजेक्शन खरीद लिया, क्रेडिट। क्या बोलते हैं क्रेडिट को? उधार। ठीक है, और कैश तो तुम्हें पता ही है बच्चे हो नहीं, ठीक है? तो क्रेडिट में किसी से सामान खरीद लिया, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, या किसी दोस्त से पैसा ले लिया, ये सब किस में आते हैं? आउटसाइडर लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? चलो, अब लाइबिलिटीज को दो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, उनको ध्यान से समझो। एक होती है नॉन करंट, नॉन करंट, एक होती है करंट। अब करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जिनसे तुम्हें बहुत जोर का झटका लगे, और नॉन करंट जो झटका नहीं मारे। अरे ऐसा नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो नॉन करंट हो। करंट मतलब एक साल के अंदर। करंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसी साल। ठीक है, लिख लो इसको कहीं पर। कहां लिखेंगे? या लिखेंगे? करंट वर्ड का मतलब होता है सेम ईयर, अकाउंट्स के अंदर। तो नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जो इस साल की लाइबिलिटी ना हो, मतलब जिसको इस साल के अंदर पेमेंट नहीं चुकानी हो। मतलब पैसा ले लिया, पर आज इस साल मुझे नहीं पैसे देने, शायद अगले साल देने होंगे, 2 साल 5 साल बाद लेने होंगे। एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय का लोन, जिसको चुकाने के लिए आपको मोर देन 1 ईयर का टाइम है, 1 साल से ज्यादा का समय मिलता है, ये आप चुका दो। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट आती है करंट लाइबिलिटी, जो कि पेबल विद इन 12 मंथ्स है। 12 महीने के अंदर ही आपको पैसा जो है चुकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त से, नहीं वो तो चुकाते ही नहीं है, किसी रिश्तेदार से लोन ले लिया, वह 12 महीने के अंदर चुकाना ही है। किसी से उधार में सामान खरीद लिया, तो वो 1 साल तो रुकेगा नहीं, वो 2-3 महीने में ले लेगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हमारा क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे क्रेडिट में, उधार में सामान खरीदा हो। क्रेडिट और, यानी क्रेडिट यानी उधार, और मतलब और चाहिए, तो इससे उधार और आएगा। ठीक है, तो जिससे आपने उधार में सामान खरीदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं। समझ में आ गया? वापस सुन लो। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी कि आपको पैसा चुकाना है, ये या तो कंपनी के मालिक की तरफ हो सकती है, या फिर बाहर के लोगों की तरफ हो सकती है। मालिक की तरफ क्या कहते हैं इसको? इंटरनल लाइबिलिटी। बाहर के लोगों की तरफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेसिकली टाइम के हिसाब से दो कैटेगरीज में बांटी गई है अभी तक, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट जो 1 साल से लंबे चलेगी, मतलब 2 साल 3 साल में पैसा चुकाना है, और करंट मतलब जिनका पैसा इसी साल चुकाना है। समझ में आ गया? अब जिम्मेदारियां पढ़ ली हैं आपने, तो अब थोड़ा सा अपनी ताकत को भी समझो। किसको समझो? ताकत, यानी आपके एसेट। एसेट का सिंपल भाषा में मतलब होता है प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, बिजनेस या एंटिटी। वो पैसा या पैसे की रिलेटेड चीज जो कि हमारे कंपनी की है, उसको हम बोलते हैं हमारे एसेट। सादा भाषा में बोले तो टेबल, चेयर, पेन, घड़ी, मोबाइल, टी शर्ट, ये टीवी, ये अलमारी, ये एसी, ये बीन बैग,
ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सारे मेरे क्या हैं? ये सारे मेरे एसेट हैं, जो कि किसी ना किसी तरह मेरे मनी को या मेरी मनी वैल्यू को दर्शाते हैं। या सिंपल भाषा में बोले तो भविष्य में मैं चाहूं तो इनको बेच के पैसा आ सकता है, भले थोड़ा ही आए पर बेच के पैसा आ सकता है, उसको हम बोलते हैं हमारे एसेट। ठीक है ना? जैसे ये घड़ी है, बेच के मैं पैसा ले सकता हूं जब मैं चाहूं, भले 40,000 की जगह मुझे 4,000 मिले, पर ले सकता हूं। तो ये क्या हो गई? ये मेरे मनी को या मनी वैल्यू को दर्शाती है। ये पेन 5 रुपए में कोई ले लेगा, मनी या मनी वैल्यू को दर्शा रहा है। ठीक है जी। अब एसेट कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वही नॉन करंट, सेम चलेगा, वर्डों का मतलब चेंज नहीं होगा पर नया होगा। ध्यान से सुनना, नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट जो कि 1 साल से कम में नहीं बिकेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड है, मतलब टीवी है, बड़ा सा बोर्ड है, जो भी है, ठीक है, तो ये मैंने बेचने के लिए लिया है क्या? नहीं, ये मैंने यूज करने के लिए लिया है। तो हेल्ड बाय द बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए नहीं लिया मैंने, बट एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। या तो मुझे मेरा पैसा अच्छा 2, 5, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, जो चला गया, ये इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई मेरी, मैं आ गया, चलो। तो या तो मुझे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना था, या फिर मेरे धंधे को स्मूथ चलाने के लिए मुझे इसकी जरूरत थी। तो दोनों में से कौन सा केस है? केस नंबर 2 है, मुझे अपने बिजनेस को बढ़िया चलाने के लिए एक बोर्ड की जरूरत थी। तो ये क्या हो गया बालक? ये हो गया आपका एसेट। कौन सा वाला? नॉन करंट एसेट। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? एग्जाम्पल के तौर पे कोई फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मतलब जो पड़ा हुआ है, जैसे ये फिक्स एसेट हो गया, मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। लॉन्ग टर्म एडवांस, मैंने किसी को पैसा दे रखा है, भाई तू पैसा मुझे चुका दिया 2 साल बाद, साल बाद, तो वो भी होता है, ठीक है। अब जो फिक्स एसेट है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं बेटा, मतलब ढीठ एसेट जो पड़े ही रहते हैं मेरे पास, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा जिसको मैं छू सकता हूं, एक ऐसा जिसको मैं महसूस कर सकता हूं। छू सकने वाली बात क्या है? जैसे टीवी है, आई कैन टच दिस टीवी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल कैन बी टच और फील, इनको मैं छू सकता हूं, इनको देख सकता हूं, तो ये क्या हो गया? ये टेंजिबल एसेट हो गया। एक होता है इंटेंजिबल, जिसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अब आप कक्षा 11वीं में है और आपको इकोनॉमिक्स की पुस्तक चाहिए और 12वीं में आने के बाद भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? प्रेफरेंसली आप इन 2 पुस्तकों को परचेस करेंगे कक्षा 12वीं में, क्योंकि ये पतली है, क्योंकि ये छोटी है, और पिछले 6 सालों के अंदर लाखों बच्चों ने ये किताब खरीदी है, तो मुझे इस किताब को बेचने की जरूरत कम पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाती है। ये मेरी पुस्तक है, इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, नाम दिख रहा होगा। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं की माइक्रो की भी आती है, वो भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। तो ये क्या है? ये मेरी गुडविल है, जिसकी वजह से सामान बिक जाता है। तो वो क्या है? मेरा एक इंटेंजिबल एसेट है। एप्पल है, अब हमें क्या, उसका नाम ऐसा है कि अपन उसको खरीद लेते, तो एप्पल की क्या है? गुडविल है, उसका नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। आपका कोई सॉफ्टवेयर हो गया, आपका नाम हो गया, आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, जैसे कॉमर्स किंग वर्ड, ये मैंने रजिस्टर करा रखा होगा, क्या हुआ? ये मेरा एक एसेट हो गया कि नोबडी एल्स कैन यूज दिस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब एसेट नॉन करंट के साथ 2 और प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट। करंट मतलब जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, 1 साल के अंदर कैश कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे आपने कोई क्रेडिट सेल करी, उधार में किसी को सामान बेच दिया, खरीदा नहीं, बेच दिया, तो वो पैसा आपको देगा, उसको बोलते हैं हम डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। वैसे तो स्पेलिंग इसकी डेप्टर होती है, पर बी जो है ना, ये साइलेंट होता है, तो इसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वो जो पैसा मुझे देगा वो साल भर के अंदर देगा, ऐसा तो नहीं उधार दे के मैं बोलूं 10 साल बाद दे दियो भाई पैसा, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, बोले अभी इसी वक्त चाहिए पैसा। क्लियर हो गया? तीसरे होते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब ये जो है ना, ये ज्यादातर लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, मतलब जो 12वीं वाले बच्चों को उससे पूछ लेना व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट, वो साइड में लेके गायब हो जाए, पर आज तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिक्टिशियस एसेट का सिंपल भाषा में मतलब होता है, ये वो लॉसेस होते हैं जिनको 1 साल के अंदर हम नहीं खत्म करते। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि डेयरी मिल्क ने कैंपेन चलाया, कुछ मीठा हो जाए,
कैडबरी ने कैंपेन चलाया डेयरी मिल्क के लिए, क्या कुछ मीठा हो जाए। अब वो कैंपेन जो चलाया, आपने देखा होगा टीवी में, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, मैं डेयरी मिल्क आ जाती। अब उसने उस कैंपेन को बनाने में, उसकी प्लानिंग करने में, उसके एग्जीक्यूशन करने में 100 करोड़ रुपए मान लो लगा दिया। अब एक बात बताओ, वो कुछ मीठा हो जाएगा एड 1 साल चला, पर क्या उससे इन्फ्लुएंस होके लोगों ने कई सालों तक डेयरी मिल्क खरीदी? तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि वो जो 100 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था, वो 1 साल के लिए नहीं था, उससे मुझे आने वाले 5 सालों तक सेल मिली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई 100 करोड़ 1 साल का खर्चा नहीं है, 20 करोड़ क्या 5 साल का खर्चा मान लो इसको, क्योंकि 5 साल इसकी वजह से सेल आई है। तो हमने क्या करा है, ये वो लॉस है 100 करोड़, जिसको मैं राइट ऑफ, मतलब खत्म नहीं कर रहा हूं, मान नहीं रहा हूं, 1 साल के अंदर मैं मानता हूं कि ये लॉस कई सालों को प्रॉफिट देके जाएगा, और इसलिए इस लॉस को मैंने कई सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। समझ में आ गया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का एक प्रॉपर एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा और पॉइंट दे जाते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ऑपरेटिंग साइकिल का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि आपने एक रॉ मटेरियल कच्चा माल लाया, लाके उस पर थोड़ा तामझाम किया, उसमें कुछ चेंजेस करे, कुछ मशीन में डाला, रॉ मटेरियल से कुछ बनाया और बना के बेच दिया। तो लाने से लेकर बेचने तक, फ्रॉम एक्विजिशन मतलब लेके आना, एक्विजिशन ऑफ एसेट टिल इट्स कन्वर्जन टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लाने से लेकर उसको बेचने तक के जो बीच का अंतराल होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। याद रखना, ये बहुत काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं देते पूर्ण विराम, पर जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क ये है कि आपको अपने आसपास देखना है और ये पता करना है कि जनाब एसेट कौन सा है या लाइबिलिटी कौन सी है। और एसेट तो तुम कुछ भी बता दोगे, 2-3 लाइबिलिटी के नाम जो है ना, बड़े ऐसे अतरंगी, ऐसे अकाउंटेंसी वाले नहीं, अतरंगी, जैसे कि आप अपने पिताजी की अभी एक लाइबिलिटी हो, है ना, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो इस तरीके की कोई अजीबोगरीब लाइबिलिटी के 2-3 एग्जांपल कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताएं। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।